हाय गाइस, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। आज हम सी प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। आज ये जो पहली वीडियो है इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का क्या होता है। उससे पहले आप एक चीज़ समझिए। जो हमारा कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये सब मशीन लैंग्वेज में कोड समझते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज अब कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज होती है 0-1 टाइप में। मैं आपको वो भी बताऊंगा 0-1 टाइप में कैसे ये रीडेबल समझते हैं, क्योंकि हम जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है ना, वो ये मशीन नहीं समझ पाती। ठीक है, और जो हम कोड लिखते हैं वो हम ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि हम मशीन लैंग्वेज तो समझ नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होती है मशीन लैंग्वेज समझनी। तो हम वो ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गई उसमें लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, हमने जो सी प्रोग्राम लिखा, अब वो मशीन कैसे समझेगी? अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जो सी प्रोग्राम होता है वो हमारा होता है, जिस फाइल में हमने लिखा वो होता है सोर्स कोड। ठीक है, मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ इस पूरे इंट्रोडक्शन का। ठीक है, वो होता है, मैं कहा था, हाँ, सी प्रोग्रामिंग में जो सोर्स कोड बनाएंगे हम, मतलब जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, वो का ह्यूमन रीडेबल, मतलब जो हम लैंग्वेज समझ सकते हैं। लेकिन वो मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकता, तो क्या होता है, सोर्स कोड को हम कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? जो उस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। जैसे तीन टाइप के होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, तीन होते हैं। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर जो सोर्स कोड होता है उसे असेंबली लैंग्वेज में करता है, फिर असेंबली लैंग्वेज से वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ठीक है। और जो सोर्स कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर उसको, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में करती है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है। इंटरप्रेटर भी यही काम है, लेकिन जो इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर होता है उसमें एक डिफरेंस है। जो कंपाइलर है वो एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, फिर उसमें से जो एरर होगी फिर वो अपना रिजल्ट देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो ऐसे नहीं करता। इंटरप्रेटर सीधे एक एक लाइन को चेक करेगा, जिस लाइन में पहली गलती दिख गई वो वहीं पे रुक जाएगा, आगे कंपाइल नहीं करेगा उसे। ठीक है, वो वहीं पे। कंपाइलेशन का मतलब होता है उस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। ठीक है, ये काम होता है कंपाइलर इंटरप्रेटर का, और असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज में चेंज करना। ठीक है, असेंबली असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करना असेंबलर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सबसे पहले आता है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। एक्चुअली जो सी प्रोग्रामिंग होती है ना, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो हम समझ सकते हैं, एक ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेजेस होती हैं जो हम समझ सकते हैं। और जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, लो लैंग्वेज, जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गई, और आपकी मशीन लैंग्वेज हो गई, मशीन कोड हो गए। ठीक है, वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब सी क्या है? सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। पॉपुलर इसलिए क्योंकि हर एक, ये इसने अपना वास्ट वास्ट एक एनवायरनमेंट बना लिया है। ये बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज होती है जिससे एक बंदा शुरू करता है वो अपने कोडिंग लैंग्वेज स्किल सुधार सकता है। मेरे मुताबिक जो सी सीख गया वो हर कोई लैंग्वेज सीख सकता है। सी एकदम बेसिक होती है, बेस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, बहुत आसान होती है, सिंपल होती है, फ्लेक्सिबल, इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। इट इज मशीन इंडिपेंडेंट। अगर हम, इसका ये मतलब हो गया, अगर हमने कोई सी का प्रोग्राम इस मशीन, अपनी मशीन के लिए बनाया, हम उस सी प्रोग्रामिंग को, उस सी प्रोग्राम को किसी और मशीन पे, किसी और लैपटॉप या कंप्यूटर पे चला सकते हैं। इस मशीन इंडिपेंडेंट का यह मतलब है।
स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मतलब है कि ये जो सी है वो एक स्ट्रक्चर से चलती है। स्ट्रक्चर में आपको आगे समझाऊंगा सी प्रोग्रामिंग किस स्ट्रक्चर में चलती है। ठीक है, एक सी प्रोग्राम लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक वे होता है कि ये ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होती है ये। सी आईओटी एप्लीकेशंस में यूज होती है। ठीक है, विंडोज बनाने में यूज होती है, एप्लीकेशंस बनाने में यूज होती है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री 1972 में एक ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची, जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, सी लैंग्वेज बनाई थी। कहाँ पे? बेल लेबोरेटरीज में। डेनिस रिची इनके सी के फादर कहलाते हैं। डेनिस रिची ने एक्चुअली सी क्यों बनाई थी? उन्होंने अपनी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए सी बनाई थी, जिससे इजीली कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, जो सी थी वो शुरू शुरू में सिर्फ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ही फेवर करती थी, बट जब देखा दूसरे लोगों ने ये कमर्शियल, जब देखा कि ये स्प्रेड हो गया है, सब जगह बढ़ता जा रहा है, तो इसे कमर्शियली कर दिया और इसके बहुत सारे कंपाइलर्स निकाल दिए। कंपाइलर जैसे टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, जीसीसी हो गया। ठीक है, ये कंपाइलर क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम्स भी, मैंने जो आपको बताया कि अगर हम इसके लिए कोड लिखे तो वो हम दूसरे मशीन पे भी चला सकते हैं। यही होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम्स। और सी प्रोग्रामिंग को एनसीआई सी भी कहते हैं। और जो सी थी वो एल्गोल, बीसीपीएल और बी से बन के बनी थी। एल्गोल पहले जो उसमें यूज होती थी, एक्चुअली ये भी मशीन लैंग्वेज की तरह ही थी। एक एल्गोल, बीसीपीएल और बी बहुत पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती है ये। ठीक है, बस ये इतने थे। सी इज कंपाइल्ड लैंग्वेज। मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाइलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कंपाइल करते हैं। कंपाइल क्यों करते हैं? क्योंकि सोर्स कोड को हम मशीन लैंग्वेज में चेंज करेंगे तभी तो बनेगा। A compiler is special tool that compiles the program, converts it into object file which is machine readable। जो कंपाइलर होते हैं वो उस सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट फाइल में बना देते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट फाइल में वो कन्वर्ट कर देते हैं जो मशीन रीडेबल होती है। आफ्टर कंपाइलेशन द लिंकर विल कंबाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर चीज की अलग अलग फाइल बनती है कंपाइलेशन में। फिर उसको लिंकर जो होता है वो लिंक करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग फाइल बनती है, सबको लिंक करा जाता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई जाती है प्रोग्राम को रन कर। ये जो फिगर दे रखी है आपका कंपाइलर इसका है कि ये कैसे चलता है, सोर्स कोड कैसे कंपाइल होता है, कैसे रन होता है। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप इसमें देख लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं, मैंने आपको सिखाया था प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर चार चीजों पे बेस्ड होता है: प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस एंड कमेंट्स। ये चार पांच चीजें हैं, यही होती हैं सी की। प्री प्रोसेसर कमांड्स कौन से होते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ना, प्री प्रोसेसर कमांड्स, एक्चुअली क्या होता है? प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर प्रोग्राम्स वो होती हैं जिसमें हम पहले से मेथड्स, कुछ फंक्शंस बना के रखते हैं, वो पहले से प्रोसेस जो हुए होते हैं, बस हम क्या करते हैं, इन फाइल्स को इंक्लूड करते हैं और उन फंक्शंस का यूज करते हैं, वो होती है प्री प्रोसेसर कमांड। ये हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये हेडर फाइल होती हैं, प्री प्रोसेसर कहलाते हैं। ये हेडर फाइल प्री प्रोसेसर होते हैं। ये फंक्शन जैसे ये इंट मेन, ये आपकी एंट्री पॉइंट कहलाता है। इंट मेन जो होता है ये आपका एंट्री पॉइंट, इंट की जगह वॉइड भी कहला सकते हैं। ये जो मेन के आगे लिखा हुआ है ये फंक्शन का टाइप बताता है। मैं डेटा टाइप जब बताऊंगा तब उसमें समझाऊंगा। ठीक है, और फंक्शन जो होता है वो एक ब्लॉक में लिखा जाता है, स्कोप देते हैं ये। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे ही समझाऊंगा। अब ये जो होते हैं ये कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स कहलाते हैं। ये कहलाते हैं कमेंट्स। ठीक है, प्रिंटफ, प्रिंटफ एक पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो stdio.h में होता है। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो इनपुट और आउटपुट दे रखे होते हैं ना, उन पे ही बेस्ड होता है। जो इनपुट हम देते हैं या कुछ इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं, वो सब इसके अंदर होता है। जैसे प्रिंटफ हो गया। ठीक है, प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंटफ
उसको जो भी प्रिंटफ के अंदर लिखा होगा यहाँ पे उसे प्रिंट करेगा, मतलब डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले कर देगा वो हमारी स्क्रीन पर, डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले के लिए प्रिंटफ यूज होता है। ठीक है, ये जो रिटर्न जीरो है, एक्चुअली जब इंट लेते हैं ना तो हमें एक वैल्यू देनी पड़ती है जिससे मशीन को पता चले कि यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है, यहाँ पे हमारा कोड एंड हो रहा है, रिटर्न जीरो। अगर इंट की जगह वॉइड लिखा होता तो वॉइड के लिए हम यूज करते हैं गेट सी एच। ठीक है भाई, गेट सी एच यूज करेंगे। यहाँ पे रिटर्न जीरो, जीरो का मतलब है सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है, रन हो चुका है। ठीक है, जीरो ये एग्जिट पॉइंट बताता है कि यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है और यहाँ तक आपका एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली प्रोग्राम। रिटर्न जीरो, जीरो एक इंटीजर टाइप है, इसलिए यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो इंटीजर टाइप है, इसलिए हम रिटर्न जीरो एक इंटीजर यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको शुरू से समझाता हूँ क्या होता है स्ट्रक्चर को। सबसे पहली लाइन क्या थी, हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड थी सबसे पहले, एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये थी हमारी सबसे पहली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हैश होता है ये एज अ लिंकर यूज होता है, एज अ लिंक करता है ये। ठीक है, लिंकिंग के लिए यूज होता है। जहाँ पे भी देखा होगा आपने, जैसे इंस्टाग्राम पे आप हैश लगाते हैं, हैश करके कोई टैग करते हैं, या फिर फेसबुक पे हैश करके कुछ करते हैं, तो वो लिंक कर देता है उस फाइल को जो उनसे आपको चाहिए होती है। जैसे आपने हैश लव लिखा तो वो लव वाली जितनी भी चीजें होंगी उससे लिंक कर देता है, वो हैश एज अ लिंक यूज होता है। ये जो इंक्लूड है, ये क्या होता है, इंक्लूड एक्चुअली हमारे जो कंपाइलर या जीसीसी या कोई आईडीई यूज कर रहे हैं हम, उसके उसकी प्रोफाइल्स में एक फोल्डर होता है इंक्लूड। ठीक है, जहाँ पर ये जो हेडर फाइल्स होती है ना ये स्टोर होती हैं। तो ये हैश इंक्लूड का मतलब हो गया, हैश लिंक करता है इंक्लूड फोल्डर में, और इंक्लूड फोल्डर में जो stdio.h होता है उसको ऐड करो इस प्रोग्राम फाइल में, बस। stdio.h, इसके अंदर printf होता है। ठीक है, और scanf होता है। scanf एक्चुअली किस लिए होता है, scanf होता है किसी वैल्यू को लेने के लिए, printf, scanf। ओके, ये सब यूज होती हैं stdio.h में। stdio.h में एक्चुअली में प्री डिफाइंड पहले से ही बनाए हुए कुछ फंक्शन होते हैं जिससे हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में डालें और वो एग्जीक्यूट हो जाए, हम यूज करें डायरेक्ट, वो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है, क्या आता है, इंट मेन। इंट भी लगा सकते हो, वॉइड भी लगा सकते हो। जब वॉइड लगाते हैं ना तब वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, मतलब रिटर्न कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम रिटर्न यूज ही नहीं करते वॉइड के साथ। लेकिन इंट के साथ हमेशा रिटर्न करते हैं, क्योंकि इंट क्या, इंट का मतलब है इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन वॉइड में कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वो वही रिटर्न करेगा जो हम रिटर्न कराना चाहते हैं। लेकिन इंटीजर में हम रिटर्न जीरो या जो हम देते हैं एग्जिट पॉइंट वो रिटर्न करता है वो। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट होता है। फंक्शन प्रोग्राम को पता चल जाएगी, मशीन को पता चलता है कि प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा, फंक्शन यहाँ से शुरू होगा। बस इसमें ये था, और आगे आपको दूसरा बताता हूँ, नेक्स्ट लाइन। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा फंक्शन के साथ कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। फंक्शन जहाँ बनाओगे कर्ली ब्रेसेस यूज होंगे, इसके अंदर ही सारे एक्सप्रेशन वगैरह लिखे जाएंगे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर आता है हेडर फाइल, ये आपको एक जनरल बताया, हेडर फाइल। हेडर फाइल के नीचे आता है एक फंक्शन, इसके अंदर आते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन ऑब्लिक स्टेटमेंट्स।
मतलब आपका कोड आएगा, जो आप कोड लिखोगे ना, मतलब आपने कोई लॉजिक लिखा, जैसे ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, मतलब आपको सम का फंक्शन बनाना है जैसे, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा, यहाँ पे इसमें लिखा जाएगा, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। उसके नीचे रिटर्न करवाइए कोई वैल्यू, या फिर गेट सी यूज होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप गेट सी यूज करेंगे तो हेडर फाइल में हमेशा conio.h इंक्लूड होगा। conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। एक्चुअली क्या होता है, जो गेट सी होता है ना, वो इस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होता है। अगर आप ये लगाएंगे ना तो होल्ड नहीं होगी, आप जैसे ही इनपुट करेंगे ना वो गायब हो जाएगी। इसलिए हम यूज करते हैं conio.h हेडर फाइल, और उसके अंदर गेट सी नाम का एक फंक्शन होता है पहले से ही, जो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। या फिर आप जब वर्ड यूज नहीं करते तो आप रिटर्न यूज कर इंट यूज करते हैं, तो आप रिटर्न लिखते हैं उसकी जगह, ठीक है। बस आपका कोड इतना सही था, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप, मैंने यहाँ अपना टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, आप इस लिंक पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट भी कर सकते हैं आप। दोस्तों सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और बेल आइकन भी बजा देना, मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।